Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial discussion of 15th of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 15 अप्रैल 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज का ये वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है। सुबह एक टेक्निकल इशू हो चुका था, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ पड़ी हैं जिसकी वजह से वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है। अदरवाइज़ आपको पता होगा वीडियो मॉर्निंग में 7 से 7:30 के बीच में आ जाता है। तो इसको लेकर मॉर्निंग में मैंने टेलीग्राम पर मैसेज भी डाल दिया था ताकि आप लोग परेशान ना हो कि 10:30 बजे तक ये जो है वीडियो आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही है, अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटी है इसको मैं 10:30 बजे से पहले यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँ। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। आज आप लोगों को मैप में जाकर देखना है निगीन लेक को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोलता है सत्याशोधक समाज ने ऑर्गेनाइज किया है क्या? ऑप्शन ए, अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार। ऑप्शन बी, अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात। ऑप्शन सी, एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। या फिर ऑप्शन डी, अ पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। ये आर्टिकल अभी चर्चा में है, अभी 2 दिन पहले चर्चा में आया था, इसी वजह से यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिया गया। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर अभी भी नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन करूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो आप देख पाओगे पेज नंबर 1 पर सबसे पहला आर्टिकल आता है ये, जो कि हमारे एग्जाम से रिलेट हो पाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आ जाएंगी जिसको हम लोग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर बात की गई है जो आईएमडी है, मतलब इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, जो कि हमारा मौसम विभाग है। इन्होंने यहाँ पर फोरकास्टिंग करी है, एक एस्टिमेशन, एक अंदाज़ा लगा के बताया है कि देखो अब की बार जो मानसून है वो एक नॉर्मल मानसून रहने वाला है, ठीक है। अब नॉर्मल मानसून रहेगा और एल नीनो नहीं रहेगा, ये यहाँ पर इनका कहना है। और इस आर्टिकल में कोई भी ऐसी डिटेलिंग नहीं है जो कि आप लोग एग्जाम से रिलेट कर सकें, बस खाली इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी कि मानसून नॉर्मल है और एल नीनो नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग इस आर्टिकल को एग्जाम से रिलेट करें तो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, एक है एल नीनो का और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ला नीना का, जो कि अभी यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो एल नीनो के साथ साथ ला नीना क्या होता है मैं आप लोग को सिंपल से शब्दों में बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आप लोगों को 1-2 बातें और बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पता होगा, देखो अभी बहुत पहले से प्रेडिक्शन हो रहा है कि मानसून नॉर्मल रहने वाला है, एग्रीकल्चर हमारा काफ़ी अच्छा अब की बार होने वाला है, तो उसको लेकर भी कुछ टॉपिक्स कवर करे गए हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ डेटा वगैरह दिया गया, अगेन हमारे काम का यहाँ पर है भी नहीं, तो इस आर्टिकल से कोई भी रेलिवेंट चीज़ नहीं निकल कर आती है। लेकिन 2 कॉन्सेप्ट हैं, इस आर्टिकल को जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी से आप लोग रिलेट कर पाओगे। सबसे पहली चीज़ हम लोग समझते हैं एल नीनो, क्योंकि एल नीनो के बारे में चर्चा की गई है। एल नीनो अब की बार हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, इसका मतलब है एल नीनो नहीं होगा तो उसकी जगह ला नीना होगा। तो समझते हैं क्या होता है। देखो एल नीनो के अंदर क्या होता है, जैसे आप लोग यहाँ पर देखो, इस पिक्चर के अंदर 2 पिक्चर हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ये पिक्चर ला नीना के लिए, ये एल नीनो के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे इधर यूएस हो गया और इधर साउथ अमेरिका हो गया नीचे की साइड में, इधर चाइना, ऑस्ट्रेलिया, तो इधर जाओगे आपको इंडिया भी देखने को मिलेगा। ये पूरा वर्ल्ड मैप मतलब इन्होंने छोटा सा ड्रॉ कर रखा है समझाने के लिए, क्योंकि दोनों पिक्चर बराबर में रहेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे होता क्या है, जब इधर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इधर आसियान कंट्रीज़ हो गई, फिर इधर इंडिया आपको देखने को मिलेगा। जब इधर से जो गर्म पानी होता है, जो वाटर वार्म होता है यहाँ पे, ये गर्म पानी इधर से हट कर ये फ्लो करते हुए इधर की साइड में चले जाता है। तो गर्म पानी इधर से फ्लो करके चला गया किधर, सदर्न अमेरिका की साइड में।
अब यहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा हुआ। अब ऑब्वियस सी बात, आपको पता होगा ज्योग्राफी में आपने काफ़ी बार पढ़ा भी है, यहाँ पे अगर गर्म पानी है तो यहाँ पे बारिश होगी। अब ये जो गर्म पानी है वो यहाँ से घूम कर आया और यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से यहाँ पर इस वाले एरिया के अंदर आपको बारिश देखने को मिल जाएगी। खासकर ये ब्राज़ील वाला एरिया, उसका चिली पेरागुए वाला एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी कंट्रीज़ देखने को मिलती है ना साउथ अमेरिका में, पेरू, अर्जेंटीना, चिली, इक्वाडोर, ये सारी कंट्रीज़। क्लियर हुआ। अब इसी का अपोजिट है लानिना। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमने बोला मॉनसून प्रॉपर देखने को मिलेगा, मतलब बारिश होने वाली है अच्छी खासी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसका उल्टा होने वाला है। इसका उल्टा क्या होने वाला है कि जो ये गर्म पानी यहाँ पर है, ये यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ से फ्लो करके इधर की साइड में आएगा। ठीक है, इधर देखने को मिलेगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया, चाइना और इधर आपको इंडिया देखने को मिलेगा। तो इधर की साइड जब गर्म पानी रहेगा, इधर यहाँ पे हमारी पूरी साइकिल चलेगी और इसकी वजह से यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बेसिकली ला नीना की कंडीशन हम लोग देखेंगे, ना कि एल नीनो की। तो एल नीनो अब की बार नहीं रहेगा, ऐसा यहाँ पर इसका कहने का मकसद है। क्लियर हुआ। इस ला नीना को आप लोग एक बार और अच्छे से समझ सकते हो। ला नीना की कंडीशन इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो वार्म वाटर है यहाँ पे ठंडा पानी आ जाएगा और इधर यहाँ पर जो वार्म वाटर होगा वो इधर पहुँचेगा, और वार्म वाटर की वजह से इवापोरेशन, फिर क्लाउड फॉर्मिंग, फिर उसकी वजह से यहाँ पर बारिश वगैरह देखने को मिलती है, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो। फिलहाल ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट क्या था ये समझना था। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ चुके हो। अब आगे चलते हैं, उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ देखेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। देन सबसे पहले हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर ही आते हैं। आप देख पाओगे यहाँ पर एक एडिटोरियल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से इसको रिलेट कर पाओगे। पोल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब यहाँ पर जो ऑथर हैं तनुश्री गांगुली, ये कौन है तो आप लोग इनके बारे में नीचे पढ़ सकते हो, यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। ठीक है, एक प्रोग्राम लीड है ये क्यू के अंदर, जो कि काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट वाटर है। ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जिसके अंदर यहाँ पर ये वर्क करती हैं। बट अभी यहाँ पे हम लोग बात करें, इनकी तरफ से काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं कि जो पोल्यूशन है, स्टबल बर्निंग है खासकर, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो सारी बातें बताई हैं। इनफैक्ट आपको पता होगा दिल्ली के अंदर जो है आम आदमी पार्टी देखने को मिलती थी, आम आदमी पार्टी का ही मतलब रूल देखने को मिलेगा। उसके बाद अब दिल्ली के बाद पंजाब के अंदर भी ये पार्टी आ चुकी है, आपको पता होगा। पहले क्या होता था, दिल्ली की तरफ से काफ़ी सारे इल्ज़ाम वगैरह लगाए जाते थे, प्लस यहाँ पर काफ़ी सारी क्वेश्चनिंग ये की जाती थी कि जो भी पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली के अंदर, वो दिल्ली से पंजाब से आ रहा है, पंजाब के अंदर स्टबल बर्निंग हो रही है, वहीं से पोल्यूशन उड़कर दिल्ली के अंदर आ रहा है। ये सारे काम पहले बहुत किए जाते थे, पहले बहुत इनके ऊपर ये बातें बोली जाती थी। बट आज के टाइम पर अब क्या हो चुका है, एक ही पार्टी के अंदर में अब दिल्ली भी है और पंजाब भी है। अब देखेंगे हम लोग कैसे ये इस स्टबल बर्निंग के प्रोसेस को या फिर इस पोल्यूशन को कैसे मैनेज करते हैं, वो यहाँ पर देखने वाली बात होने वाली है। उसी चीज़ को देखते हुए ऑथर ने काफ़ी सारे सोल्यूशन यहाँ पर बताएं। ऑथर ने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करी हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बोला कि हमें समझना होगा, पहली चीज़ देखो स्टबल बर्निंग कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको स्टबल बर्निंग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ बियॉन्ड द आर्टिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पास आप लोग लिख कर ज़रूर रखना। तो देखो स्टबल आपको पता होगा, इसको हम लोग पराली बोलते हैं। होता क्या है, अब मतलब हमने फसल को उगाया, कटाई कर दी, उसके बाद यहाँ पर कुछ हमारी जो फसलें हैं वो बच जाती हैं बिल्कुल लास्ट में, है ना। क्या होता है, फिर उसको जला दिया जाता है। अब जब उसको जला देते हैं पराली को, तो उसमें से बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है, इनफैक्ट बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। और ये पराली जलाने का जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा होता है पंजाब के अंदर में। अब वो जो पोल्यूशन है वो उड़ते हुए दिल्ली की साइड में जाता है, ऐसा यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। काफ़ी बार स्टेटमेंट्स आ चुके हैं और काफ़ी बार हम लोगों ने पढ़ रखा है। बट यहाँ पे होता क्या है, अब अगेन अपने आप में प्रॉब्लम क्या निकल कर आती है, प्रॉब्लम ये निकल कर आती है कि जो स्टबल बर्निंग है वो यहाँ पर कैसे टैकल की जा सके। क्योंकि स्टबल बर्निंग अगर रुकती है तो इससे हम लोग काफ़ी सारा पोल्यूशन ऑब्वियस सी बात है रोक पाएंगे। क्योंकि हर साल आप देख पाओगे स्टबल बर्निंग को लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स, और हर साल ये मुद्दा उठता है। पिछले कुछ टाइम से जब हम लोग यहाँ पर 2 साल से न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, हम 2 साल से खुद यहाँ पर रेगुलर पढ़ते हुए आ रहे हैं। इनफैक्ट पिछली ठंडियों के अंदर हमने काफ़ी बार पढ़ा था स्टबल बर्निंग के बारे में। अब एक क्वेश्चन निकल कर ये आता है, स्टबल बर्निंग के कारण क्या क्या है। देखो सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, अब फार्मर्स के पास में प्रॉपर टेक्नोलॉजी होती तो यहाँ पर प्रॉपर हार्वेस्टिंग हो पाती, लेकिन प्रॉपर हार्वेस्टिंग, प्रॉपर फसल की कटाई हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से थोड़ा छूटना पड़ता है या छूट जाता है। और उसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो उनको जलाया जाता है, और जलाने पर उसमें से फिर बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। प्लस पहले तो स्टबल बर्निंग का काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता था। मतलब कि पहले जो स्टबल जो ये पराली हुआ करती थी, जो एक्सेस क्रॉप हुआ करती थी अलग से हटकर, उसको यहाँ पर फार्मर्स कुकिंग के लिए या फिर
एनिमल्स को गर्म रखने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो कि उसका यूज़ कर लिया जाता था। तो बहुत सारी जगह पर उस पराली का यूज़ कर लिया जाता था, उसको जलाकर यूज़ किया जाता था। बट ये जो प्रोसेस आज के टाइम पर वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी स्टबल बर्निंग का ऐसा यूज़ करता नहीं है। अब हुआ क्या, सब इकट्ठा किया और लगा दी आग उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जब आग लगा देते हैं तो इससे क्या होता है, जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट पोल्यूशन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि इसके अंदर हार्मफुल गैसेस होती हैं, जैसे मीथेन CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC, ये सारी आपको गैसेस देखने को मिलेंगी। कार्सिनोजोनिक, पॉलीसाइक्लिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और ये सारा पोल्यूशन जो है ये एनवायरनमेंट के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें, ये हमारे लंग्स तक पहुंचता है और उसके बाद हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी यहाँ पर डैमेज करता हुआ ये नज़र आता है। अब ना केवल ह्यूमन हेल्थ को डैमेज करता है, ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ एनवायरनमेंट के साथ साथ जो सॉइल की फर्टिलिटी है, मतलब कि जो हमारी मिट्टी का उपजाऊपन है वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। क्योंकि इस स्टबल बर्निंग की वजह से, क्योंकि जो फसलें भी थोड़ी थोड़ी बची हुई हैं उनको जब जला देते हैं तो उनको जलाने से क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो न्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं मतलब आप कह सकते हो लॉस हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन जो ज़मीन की फर्टिलिटी है, जो उसका उपजाऊपन है वो यहाँ पर ख़त्म होने लगता है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये देखने को मिलती है, एक तो आपने सॉइल फर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा, दूसरा यहाँ पर जो ये अब स्टबल बर्निंग करते हैं तो इसकी वजह से हीट जो है वो यहाँ पर सॉइल तक पूरी तरह से पहुँचती है, सॉइल के अंदर जाती है वो गर्मी, जिसकी वजह से जो सॉइल के अंदर यानी मिट्टी के अंदर जो नमी है, ठीक है, मॉइस्चरनेस है, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। जिसकी वजह से यहाँ पर आप एक बार स्टबल बर्निंग करोगे, 2 बार 3 बार, उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो जो वो मिट्टी है उसके अंदर वो जान नहीं रह जाएगी, जैसे वो जिस प्रकार से पहले वो क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रही थी। क्लियर हुआ। अब इसका एक सोल्यूशन भी, अब आप कहोगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बिल्कुल बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर साल इसके ऊपर काफ़ी सारी आप देख पाओगे चर्चा होती रहती है। अब इसका एक सोल्यूशन लेकर आया गया था रिसेंटली, वो है पूसा डिकम्पोजर। ठीक है, अब ये डिकम्पोजर क्या है, डिकम्पोजर ये है कि आपको इसको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करो, इस घोल को तैयार करो और इसके ऊपर छिड़क दो। इससे क्या होगा, ये पूरा जो फसल है वो डिकम्पोज हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, तो जलाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये इसका सोल्यूशन है। लेकिन अभी यहाँ पर ऊपर समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो कि क्वेश्चन ऊपर से नहीं आएगा, डेफिनेटली डिटेलिंग से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पूसा डिकम्पोजर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो डिकम्पोजर है ये कैप्सूल की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ये जो कैप्सूल की फॉर्म में है इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं तो मैं आपको बताऊँ। देखो होता क्या है, एक कैप्सूल लिया और उसको यहाँ पर मतलब लगभग होता क्या है, जो 25 लीटर लिक्विड होता है उसके अंदर वो 4 कैप्सूल डाल देंगे, कुछ जैगरी यानी गुड़ डाल दिया जाता है, देन उसके बाद चिकपी फ्लोर यानी चने का आटा डाल दिया जाता है, फिर उसका दो मिक्सचर को तैयार किया जाता है और लगभग वो 25 लीटर का जो मिक्सचर है वो आराम से 1 हेक्टेयर की ज़मीन को कवर कर सकता है। इस पूरे ज़मीन के ऊपर इस पूरे डिकम्पोजर को छिड़क दो। अब छिड़कने से क्या होगा, 8 से 10 दिन में या फिर और भी टाइम लग सकता है, उन कुछ दिनों के अंदर वो फसल अपने आप डिकम्पोज हो जाएगी, उसको जलाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपनी फसल को वापस से लगा सकते हो। क्लियर हुआ। क्योंकि स्टबल बर्निंग क्यों की जाती है, टाइम बहुत कम रहता है, एक फसल उगाई उसके बाद दूसरी फसल उगानी है, उसकी कटाई हो गई है, कटाई करने के बाद तुरंत यहाँ पर जला दे के यहाँ पर एक ईजी सा सॉल्यूशन ये नज़र आता है। अब डिकम्पोज होने में यहाँ पर 20 डेज़ भी लग सकते हैं और यहाँ पे बताया गया अब 20 डेज़ के अंदर अंदर, लेकिन यह है कि आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये देखने को मिलेगा इसका कि जो डिकम्पोज़र है ना ही इससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँच रहा है, ना ही ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुँच रहा है। इनफैक्ट इससे क्या हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी और ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। तो ये इसका एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये मतलब सबसे आसान तरीका है प्लस सस्ता तरीका है, इसमें कोई भी ऐसी कोई भारी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीप तरीका आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आराम से स्टबल बर्निंग का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन आप कह सकते हो। क्लियर हुआ। ये तो मैंने आपको बताया एक मेजर प्रॉब्लम, इनफैक्ट जो पिक्चर देखो ये भी स्टबल बर्निंग की है, ये मैंने आपको मेजर प्रॉब्लम के बारे में बताया, सोल्यूशन के बारे में बताया। लेकिन अब यहाँ पर ऑथर क्या बोलती है, हम लोग को क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, क्योंकि अब ये मामला 2 स्टेट्स के बीच में है, पंजाब और आप कह सकते हो इधर यूनियन टेरिटरी दिल्ली के बीच में, तो सबसे पहली चीज़ क्या करना होगा, दोनों स्टेट्स को आपस में मिलकर बातचीत करनी होगी, आपस में डिस्कशन करना होगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, लॉजिकल सा पॉइंट है कि दोनों मिलकर काम करेंगे तभी यहाँ पर इस स्टबल बर्निंग यानी एयर पोल्यूशन को ये लोग टैकल कर पाएंगे। न केवल यहाँ पर स्टबल बर्निंग के बारे में चर्चा की गई, यहाँ पर एयर पोल्यूशन के ऊपर बेसिकली टारगेट किया गया है। लेकिन एयर पोल्यूशन के पीछे का जो एक मेजर रीज़न है इन स्टेट्स के अंदर सबसे बड़ा है वो स्टबल बर्निंग। ठीक है, तो आप कह सकते हो इनडायरेक्टली वहाँ पर भी है और डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग एयर पोल्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
क्लियर हुआ। तो दोनों मिलकर आपस में बैठकर डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझो और उसके बेसिस पर यहाँ पर काम करो, साथ मिलकर सोल्यूशन निकालोगे तो वो ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन रहने वाला है। दूसरा, यहाँ पर आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करो जहाँ पर दोनों आपस में अपने नॉलेज को एक्सचेंज कर सको। जो भी आपके पास यहाँ पर नॉलेजेस हैं, जो भी यहाँ पर आपके पास ज्ञान है, उसका डिस्कशन आपस में आप दोनों करो, एक्सचेंज करो कि हाँ कैसे हम लोग यहाँ पर इसका एक सोल्यूशन निकालें। बैठकर बातचीत होगी तभी यहाँ पर ये काम किया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर हम लोग बात करें करंट टाइम पर, दिल्ली के अंदर 40 कंटिन्यूस एयर क्वालिटी मॉनिटर स्टेशन आप लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि एयर की क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं, इनके ऊपर ध्यान रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन आपको पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 कंटिन्यूस मॉनिटरिंग स्टेशंस देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं पर स्टेशन ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो बेसिकली यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हुए डिस्कशन कर कर एक सोल्यूशन लेकर आया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट आप देख पाओगे क्या होगा। तीसरा सॉल्यूशन यहाँ पर ऑथर ने बताया, कोलैबोरेट कर सकते हो आप लोग। कोलैबोरेट करके यहाँ पर एक प्रूवन सॉल्यूशन को लागू कर सकते हो। सबसे बड़ा सॉल्यूशन यहाँ पर पूसा डिकम्पोजर के बारे में बताया गया। दिल्ली के अंदर पूसा डिकम्पोजर का काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। इस डिकम्पोजर को बनाया गया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च के माध्यम से। जैसे मैंने आप लोगों को बताया डिकम्पोजर कैसे काम करता है वो चीज़ें मेंशन करी गई हैं। तो डिकम्पोजर के अंदर क्या कर सकते हो, 25 से 30 दिन के अंदर आपके जो फसल का जो भी यहाँ पर स्टबल है, बेसिकली पराली है, वो डिकम्पोज हो जाएगी। तो इससे कोई भी पोल्यूशन होगा नहीं। वो यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसा मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ। ये यहाँ पर कुछ सोल्यूशन दिए गए हैं ऑथर के थ्रू। लास्ट में यहाँ पे बोला गया कि आप लोग क्या कर सकते हो, जो क्रॉप्स हैं उसको डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स के अंदर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक ही क्रॉप के ऊपर आप सारा सपोर्ट प्रोवाइड करवाओगे तो इससे क्या होगा, उसी क्रॉप की यहाँ पर ग्रोथ की जाएगी और उसी की वजह से यहाँ पर पराली जनरेट होगी और फिर उसको जलाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हो ये सकता है कि आप लोग अलग अलग फसलों के ऊपर भी ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर जो पैडी वीट है, खासकर ये जो गेहूं की फसलें वगैरह हो गई, इनको ज़्यादातर जलाया जाता है। तो अब इसके बजाय आप लोग और भी चीज़ों के ऊपर बराबर ध्यान दे सकते हो, और भी बहुत सारी फसलों के ऊपर ध्यान दे सकते हो। डाइवर्सिटी फाइड क्रॉप्स की तरफ यहाँ पर ध्यान दिया जा सकता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्रॉप के ऊपर फोकस तो होगा ही होगा, साथ ही साथ दूसरे क्रॉप के ऊपर भी सपोर्ट मिलेगा। प्लस यहाँ पर क्या होगा, अब जो फार्मर्स उनके पास सिर्फ एक चॉइस नहीं रह जाएगी, दूसरी चॉइस भी रह जाएगी। जैसे कि क्या होता है आज के टाइम पर क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी मिल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस सारी फसलों के लिए नहीं मिल रहा है, कुछ फसलों के लिए मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर सभी फसलों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये आप लोग देख पाओगे। साथ ही साथ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स के लिए तो दे ही सकते हैं। देन उसके बाद ऑथर यहाँ पर मेंशन करती हैं कि लास्ट में कि देखो, ना केवल पंजाब और दिल्ली के बीच की बात आई है, पंजाब दिल्ली के साथ साथ यहाँ पर चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, देन उसके बाद हरियाणा, राजस्थान, कश्मीर, लद्दाख, ये सभी को यहाँ पर साथ में लेकर आ जाना चाहिए। सभी स्टेट्स को यहाँ पर एक मंच बनाएं, एक प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पर इस पूरे मुद्दे का डिस्कशन किया जा सकता है। क्लियर हुआ। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था, ज़्यादा कोई डिटेलिंग नहीं थी, लेकिन इसको इंपॉर्टेंट बना दिया है कुछ स्पेशल नोट्स ने, तो यहाँ पर इसको आप लोग देख पाओगे। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप लोग को मिल जाती हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम मेक श्योर करना कि आप लोग ज्वाइन कर लो। एक आध फेक चैनल भी हैं, वो ज्वाइन मत कर लेना, ठीक है। तो आप लोग जाकर ज्वाइन जब करोगे उसमें पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के अंदर आर्टिकल, मतलब न्यूज़पेपर का पीडीएफ नहीं है वो, आर्टिकल के साथ साथ आपको नोट्स वगैरह वहाँ पर कॉपी पेस्ट करके दे दिए गए, तो आप वहाँ से सारे बेनिफिट्स ले सकते हो। क्लियर हुआ। तो ये एक हमारा पहला एडिटोरियल था। उसके बाद फ्राइडे में क्या होता है, फ्राइडे में यहाँ पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलता है, मतलब एक इंटरव्यू आता है ये। अब इस इंटरव्यू को आप लोग पढ़ सकते हो, दो व्यक्ति के बीच में इंटरव्यू है, चाहो तो आप लोग एक बार रीड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो चलेगा। वैसे भी हम लोग ये इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में काफ़ी बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज भी इसके ऊपर एक आर्टिकल है, छोटा सा एडिटोरियल है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो बात करता है इज़ हिंदी और इंग्लिश बेनिफिशियल एज द लिंक लैंग्वेज। आपको पता होगा एक मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में, बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है। इनफैक्ट इसके ऊपर 3 एडिटोरियल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। हमने स्टार्टिंग में 2 एडिटोरियल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, प्लस जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सब मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे मैं फिर भी बताऊँगा। यहाँ पे क्या मुद्दा देखने को मिलता है, मुद्दा ये है, रिसेंटली क्या हुआ, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर हिंदी को मैंडेटरी करने के बारे में चर्चा करी है कि भाई हिंदी को मैंडेटरी कर देंगे, एक लैंग्वेज यहाँ पर लागू कर देंगे, और उसके लिए काफ़ी सारे टीचर्स वगैरह को ट्रेनिंग वगैरह देने के बारे में चर्चा करी थी। अब इससे क्या हुआ, जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है इसके अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एजुकेशन को देख रहे हैं, तो इन सब लोगों को यहाँ पर ये पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके अगेंस्ट में स्टेप उठाया कि आप ऐसे यहाँ पर हिंदी को हमारे ऊपर थोप नहीं सकते हो। अगर आपको हिंदी अगर मैंडेटरी बनानी है तो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ऑप्शनल में रखो, इसको मैंडेटरी मत करो। अदरवाइज़
यहाँ पर जो दूसरी लैंग्वेज है इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है और इंग्लिश को यहाँ पर आप लोग प्रेफरेंस दे सकते हो, हिंदी को आप यहाँ पर ऐसा नहीं करो। तो ऐसा यहाँ पर आप देख पाओगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आता है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्टेटमेंट है। कोई कह रहा है यहाँ पर कि हमारे राइट्स का वोलेशन है, ठीक है, ज़बरदस्ती हिंदी थोपी जा रही है, ठीक है। कोई कह रहा है कि भाई आप इंग्लिश को प्रेफर करो, हिंदी को प्रेफर मत करो। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। तो ये तो मुद्दा हुआ जो कि करंट टाइम पे चल रहा है। अब इस मुद्दे के ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे गए, एडिटोरियल्स लिखे गए ऑथर्स के थ्रू। अब एक यहाँ पर आप देख पाओगे ये दो ऑथर ने मिलकर एक साथ इस आर्टिकल को लिखा है। इनफैक्ट 2 या 3 लोगों ने मिलकर ही लिखा है, जहाँ पे काफ़ी सारा फैक्चुअल डेटा का इस्तेमाल किया गया है। जो फैक्चुअल डेटा आप लोग डायरेक्टली अपने मेंस एग्जामिनेशन में यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे बोला गया कि देखो लगभग 35 स्टेट्स अगर हम लोग देखें, 35 स्टेट ने, स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों इसके अंदर है। 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को जब हम लोग देखते हैं तो इसमें से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरी निकल कर आती हैं जिसके अंदर हिंदी आज के टाइम पर बोली जाती है, ठीक है। ऑथर बेसिकली कहते ये हैं कि आप हिंदी को लागू करने के बारे में चर्चा करते हो, पहले हिंदी के बारे में समझ तो लो कि कितने लोग हिंदी बोल रहे हैं, कितने लोग नहीं बोल रहे हैं। तो ऑथर ने इस आर्टिकल में फैक्चुअल डेटा के हिसाब से बताया है कि कौन कौन से राज्य में या फिर कितने लोग आज के टाइम पर हिंदी बोलते हैं। तो ऑथर ने बोला कि 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर जब हम लोग देखें तो इनमें से जो 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, यहाँ पर जो ये हिंदी है ये इनकी फर्स्ट चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली हिंदी बोली जाती हुई नज़र आएगी। लेकिन हिंदी जो है अपने आप में एक वर्ड, अम्ब्रेला वर्ड है, इसके अंदर और भी बहुत सारी भाषाएं आती हैं। सबसे बड़ी बात, आपने हिंदी बोल तो दिया, लेकिन हिंदी के अंदर में 56 लैंग्वेज आ रही हैं, जैसे कि भोजपुरी, राजस्थानी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, ये सारी भाषाएं आप देख पाओगे। सबको यहाँ पर हिंदी की तरह कंसिडर किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग बोल लें 43% जो इंडियंस हैं वो यहाँ पर हिंदी को बोल रहे हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 26% जो आप कह सकते हो लोग हैं वो यहाँ पर स्पेसिफिकली हिंदी को बोल रहे हैं, उनकी मदर टंग हिंदी है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो आप लोग कह रहे हो कि हिंदी यहाँ पर इस बहुत मतलब बड़ी भाषा है तो यहाँ पर इसको एक इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, सभी लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। तो आप देख पाओगे 43% यहाँ पर डेटा है। 43% इंडियंस, अगर आप कह सकते हो कि हिंदी स्पीकिंग इंडियंस हैं, तो आपका डेटा गलत है, क्योंकि इस 43% के अंदर सिर्फ और सिर्फ 26% ही ऐसे लोग हैं जो स्पेसिफिकली जिनकी हिंदी जो है वो एक मदर टंग है। अदरवाइज़ यहाँ पर मैंने जैसा बताया हिंदी के अंदर और भी भाषाएं आ रही हैं, भोजपुरी, राजस्थानी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी, इन सबको हिंदी की तरह कंसीडर किया जा रहा है। तो ये सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहले तो ये डेटा समझना होगा, ऑथर ने ये मेंशन किया। फिर ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं कि आप लोग एक चीज़ और देखो, आप हिंदी को ज़बरदस्ती पुश कर रहे हो, लेकिन आप लोग को ये देखना होगा अगर आप हिंदी को पुश करो तो उसके पीछे का एक चीज़ ये भी देखो कि इंग्लिश और हिंदी के बीच में क्या कंपैरिजन है। मतलब एक स्टेट ऐसा उठा लो जहाँ पर इंग्लिश प्रेफर की जा रही है और एक स्टेट ऐसा उठा लो जहाँ पर हिंदी प्रेफर की जा रही है। दोनों के कंपैरिजन को देखो पहले, उसके बाद यहाँ पर एक डिसीजन लेना। तो ऑथर ने यहाँ पर कंपैरिजन दिया। कंपैरिजन ये दिया अलग अलग, यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने डेटा चार्ट समझा रखा है। चार्ट मैं आपको अभी साथ ही साथ समझाऊंगा, पहले यहाँ पर इसको देखते हैं। ऑथर ने यहाँ पर ये बोला कि देखो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं आज के टाइम पर जहाँ पर इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश स्पीकर्स बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोली जा रही है, और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह जहाँ पर हिंदी स्पेसिफिकली बोली जा रही है। अब जो इंग्लिश स्पीकर वाले स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे इंग्लिश बोली जा रही है, उनकी जो रैंक है वो HDI के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पूरा का पूरा जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उनके अंदर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। हिंदी स्टेट्स का परफॉर्मेंस यहाँ पर कम देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर ये मेंशन करते हैं। आप लोग देख पाओगे जिसको लेकर एक चार्ट दिया गया है, ये चार्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ पे मतलब कितने अच्छा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, किस प्रकार से वो रह रहे हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन की जाती हैं HDI के अंदर। तो यहाँ पे बोला गया ये शेयर ऑफ पर्सन हु स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर आप देख पाओगे जो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इंग्लिश बोल रहे हैं इनका गोवा, दिल्ली, पंजाब, केरला, यहाँ पे आप देख पाओगे जो स्टेट्स हैं जिनके अंदर इंग्लिश स्पीकर सबसे ज़्यादा हैं। तो इनका जो HDI है मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह आप कुछ देख पाओगे तो ये बहुत हाई देखने को मिलेगा। बाकी बिहार, UP, MP, उड़ीसा आप देख पाओगे कहीं ना कहीं नीचे देखने को मिल जाता है इस ग्राफ के अंदर। उसी प्रकार से इन्होंने एक दूसरा ग्राफ भी दिखाया, ठीक है। यहाँ पे बताया शेयर ऑफ पर्सन हु स्पीक हिंदी, जो यहाँ पर हिंदी बोल रहे हैं, ये ग्राफ भी काफ़ी हद तक आप देख पाओगे नीचे ही चलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर अगेन यहाँ पर ये स्टेट्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल जाते हैं, ये यहाँ पर बोला गया। तो कंपैरिजन किया गया है एक तरफ इंग्लिश स्टेट्स, इंग्लिश स्पीकर वालों का, और एक तरफ हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स का।
दो कंपैरिजन में इंग्लिश वाले को यहाँ पर बताया गया वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मिंग आपको देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हायर शेयर, मतलब जो उनका हायर क्वालिटी स्टेटस आपको देखने को मिल जाता है, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई। देन उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ ऑथर मेंशन करते हैं। ऑथर ये बोलते हैं, आप एक दूसरा पॉइंट उठाओ। दूसरा पॉइंट यह है कि जो आप लोग हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को देखते हो जहाँ पर हिंदी बोली जा रही है, तो वहाँ से जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के अंदर। लेकिन जो राज्य के अंदर इंग्लिश बोली जा रही है वहाँ पर कोई माइग्रेट नहीं कर रहा है। माइग्रेट का मतलब यह है कि मान लो जैसे यूपी हो गया, यहाँ से लोग निकल कर जा रहे हैं दूसरे राज्यों के अंदर काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप लोग दूसरी तरफ देखोगे तो इंग्लिश स्टेट्स के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। वो लोग यहाँ पर कहीं नहीं जा रहे हैं, वो लोग यहाँ पर अपनी ही जगह पर मेंटेन होकर सारा काम कर रहे हैं। अब ऐसा यहाँ पर ऑथर किस बेसिस पर बोलते हैं, तो 2017 का एक इकोनॉमिक सर्वे है, एक एनालिसिस है, जो रेलवे पैसेंजर का डेटा है वो यहाँ पर यूज़ किया गया। और उस डेटे का मतलब यूज़ करते हुए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया कि हाँ कौन कौन से स्टेट्स के अंदर माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कहाँ से लोग जो है निकल कर दूसरे स्टेट्स के अंदर जा रहे हैं। तो अब इस डेटे को प्रॉपर एनालाइज करने के बाद ऑथर ने बोला कि देखो अब लोग कहाँ से निकल रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर हिंदी आप देख पाओगे बोली जाती है ज़्यादा। तो यहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, यहाँ से लोग निकल रहे हैं और निकल कर कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब और दिल्ली की साइड में, ये यहाँ पर बोला गया। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना हुआ। फिर ऑथर लास्ट में यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करते हैं कि 2011 का जो सेंसस डेटा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया कि देखो जो ये हिंदी है, हिंदी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ मतलब बहुत सारे लोगों के थ्रू बोली जा रही है। लेकिन आप लोग देख पाओगे, पहले तो आप लोग उस डेटा को सही से देखो, उसके अंदर बहुत सारी भाषाएं आ रही हैं। फिर साथ साथ यहाँ पे बताया गया कि माइग्रेंट का आउटफ्लो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हायर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे माइग्रेंट्स एक तरीके से आउटफ्लो कर रहे हैं, उस स्टेट से निकल कर जा रहे हैं नॉन हिंदी स्टेट्स के अंदर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। तो आप अगर यहाँ पर सोच रहे हो कि हिंदी एक बड़ी भाषा है और उसके बेसिस पर आप यहाँ पर लागू कर रहे हो, तो वो सही नहीं रहेगा, ऐसे थोपना यहाँ पर सही नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर ऑथर एग्जैक्टली ये बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। कुछ डेटा यहाँ पर इन्होंने बताया है हिंदी और इंग्लिश को लेकर। अब इस डेटा को आप लोग यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, लेकिन कुछ हटकर आया था आज, कुछ स्पेसिफिक डेटा बताया गया, तो ये आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है। चलो अगले आर्टिकल पर चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा क्या है। अगला एडिटोरियल यहाँ पर आता है ये वाला, ग्रोथ पैंक्स। यहाँ पर आपको पता होगा, कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, पेज नंबर 1 पर ये आर्टिकल आया था। बोला गया था जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन है वो कम कर दिया है। पहले मैं आपको वाला आर्टिकल दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे कहानी में आएंगे। ये आपने कल देखा होगा, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इंडिया है वो ग्रो करेगा 8% से 2022 और 2023 के ईयर में, ऐसा यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने बोला है। और ये जो प्रोजेक्शन है इसको लगातार कम करता हुआ चला गया वर्ल्ड बैंक। ऐसा क्यों, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। वर्ल्ड बैंक ने ये बोला कि साल 2020-21 के अंदर जो भारत की ग्रोथ थी वो कॉन्ट्रैक्शन में थी, माइनस में थी 6.6% से। 2021 के अंदर ये 8.3 पहुंची, 2022 के अंदर 8, अब मतलब 2022-23 के अंदर 8% देख पाएंगे। और फिर 2023-24 के अंदर इस ग्रोथ को और कम कर दिया गया, 7.1% कर दिया गया। मतलब ग्रोथ को लगातार कम करते हुए जा रहे हैं और भी कम कर दिया गया। तो ऐसा क्यों किया गया, तो उसके पीछे का रीज़न यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने दिया है, वो है यूक्रेन वॉर। रशिया के बीच में और यूक्रेन के बीच में एक वॉर चल रही है जहाँ पे रशिया लगातार अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर फूड को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कंट्री सफ़र कर रही हैं। और इसी में यहाँ पर इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो भी यहाँ पर डाउन कर दिया गया, किसके थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू। क्लियर हुआ। तो ये एक सिंपल सा डेटा था, आई होप आप लोग यहाँ पर इसको क्लियर कर पाए होंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल के अंदर और भी चीज़ें मेंशन करी गई हैं। देखो वही बिल्कुल सेम बात, जैसे ये मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल सेम चीज़ें यहाँ पर कवर करी गई हैं। रीज़न क्या है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है, तो यहाँ पर कोई हटकर चीज़ नहीं है। तो कल वाले आर्टिकल के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा एडिटोरियल दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके साथ साथ आपको जानना होगा, जैसे वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने पढ़ा, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लो, क्योंकि वर्ल्ड बैंक बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। खासकर जीएस पेपर 2 के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के नाम से एक टॉपिक देखने को मिल जाता है, वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हो। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है वो हुआ था जुलाई 1944 के अंदर ब्रेटन वुड्स के अंदर यूएसए में, और वहीं पर आप कह सकते हो 2 अलग अलग इंस्टीट्यूशन को बनाया जाता है। एक बनता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, और दूसरा बनता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
देन उसके बाद कुछ सालों बाद क्या होता है, जो ये IBRD वाला बनाया गया था, ये IBRD वर्ल्ड बैंक के अंदर इवॉल्व हो जाता है। अब स्पेसिफिकली बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अंदर आपको 5 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका मेन काम है जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करना। उसके साथ साथ यहाँ पर आता है दूसरा IDA मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका भी मेजर काम क्या है कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देना, ऐसा ब्याज देना जिसके ऊपर यहाँ पे ऐसा लोन देना जिसके ऊपर ब्याज ना लिया जाए। ठीक है, तो जो वर्ल्ड बैंक आज के टाइम पर आप लोग देखते हो, पढ़ते हो, वर्ल्ड बैंक दुनिया भर को सपोर्ट करता है, दुनिया भर की पुअर कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है। तो वर्ल्ड बैंक बेसिकली 2 बॉडी से मिलकर बना हुआ है, एक है IBRD और एक IDA, तो दोनों मिलकर यहाँ पर वर्ल्ड बैंक कहलाते हैं। उसके बाद अलग अलग बॉडीज़ भी आती हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर में, जैसे एक आता है IFSC जिसका नाम है इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन। अभी जो कॉरपोरेशन है ये बेसिकली काम करता है इन्वेस्टमेंट को लेकर और भी यहाँ पर कंट्रीज़ को सपोर्ट करने का काम करता है। उसके बाद ICSID आता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये बेसिकली यहाँ पर पुअर कंट्रीज़ को इन्वेस्टमेंट वगैरह देने के लिए, फॉर अगेन इंटरेस्ट फ्री लोन्स देने के लिए काम करता है। उसके बाद लास्ट में MIGA आता है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये क्या करता है, ये यहाँ पर पुअर कंट्रीज़ के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह है उसको यहाँ पर बढ़ावा देने की पूरी तरह से काम करता है। क्लियर हुआ? तो ये तो हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में समझा। उसके बाद 2-4 बातें और हैं फैक्चुअल डेटा जो आपको प्रीलिम्स प्लस वन डे एग्जामिनेशन में भी काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे वर्ल्ड बैंक को एस्टेब्लिश किया था जुलाई 1944 के अंदर, 77 ईयर्स एगो। उसके बाद यहाँ पर बताया गया, अगर हम इसका हेडक्वार्टर देखें तो वॉशिंगटन DC में, इसको हमने कवर कर ही लिया है। मेंबरशिप के बारे में बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, वर्ल्ड बैंक के अंदर आपको 2 बॉडीज़ देखने को मिलती हैं, IBRD और IDA, दोनों मिलकर वर्ल्ड बैंक कहलाते हैं। तो मेंबरशिप में IBRD के अंदर 189 कंट्रीज़ हैं और IDA के अंदर आपको 174 कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हुआ? तो ये एक छोटा सा डेटा है जिसको आप लोग अपने पास डेफिनेटली रख सकते हो। देन यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के बारे में चर्चा कर ली गई, क्या क्या बताया जा रहा है वो सब बताया गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे, इनफैक्ट हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वर्ल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो है, RBI ने पहले हमारी जो ग्रोथ वगैरह है RBI भी बता चुका है, जहाँ पे हमारा जो ग्रोथ है वो 7.8% की बताई जा रही थी और इसको कम करके 7.2% कर दिया गया था। तो देखो जो भी डेटा आ रहा है, जो भी यहाँ पर कंपनीज डेटा पब्लिश कर रही हैं, उसके अंदर तो ये एग्जैक्टली देखने को मिल ही रहा है कि जो ग्रोथ रेट है उसको रेगुलरली कम तो किया जा रहा है। 100% सब तरफ से आप देख पाओगे ग्रोथ रेट कम किया जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो इंडिया का GDP है लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो बढ़ेगा, 7.5% यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो महंगाई रहने वाली है वो 5.8% की रहने वाली है। तो ये यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का डेटा हो गया। तो अलग अलग बैंक्स, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट, इन बैंक का डेटा यहाँ पर बताया गया है। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि देखो हमें ज़रूरत क्या है, आज के टाइम पर ज़रूरत है हम लोग को अपने एक्सपोर्ट वगैरह को इंक्रीज़ करने की, क्योंकि अब इस क्राइसिस से दूर होना है तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। जैसा आज के टाइम पर वियतनाम कर रहा है, वियतनाम के साथ साथ बांग्लादेश कर रहा है, इन्होंने टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया है। इसके लिए भारत अब स्टेप उठा रहा है, बट क्या है, ये वियतनाम बांग्लादेश काफ़ी आगे हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में, तो हमें इनकी तरह काम करना होगा, जिसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अपने इस क्राइसिस को दूर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, एक छोटा सा आर्टिकल था, आई होप आप लोग क्लियर कर गए होंगे। तो ये हमारे सारे एडिटोरियल्स हो गए। एडिटोरियल के अंदर साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पेज आता है, टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा। मैं आपको सिंपल से शब्दों में बताता हूँ, हालांकि यहाँ पर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, लेकिन इसके बारे में पता ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे बात की गई है सोलोमन आइलैंड्स के बारे में। सोलोमन आइलैंड को लेकर बहुत बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। अब वो विवाद क्या है, देखो एक छोटा सा आइलैंड है, 7 लाख की आबादी वाला एक आइलैंड, एक देश जिसके पीछे अमेरिका और चाइना दोनों पड़े हैं। ठीक है, अब अमेरिका चाइना दोनों पड़े हैं, आप सोचोगे यार मतलब क्या बात होगी इसके अंदर, तो मैं आपको समझाता हूँ क्या बात है। ठीक है, और इसी को लेकर काफ़ी बवाल भी हो रहा है। पहले तो मैं आप लोग को सोलोमन आइलैंड्स के बारे में बता देता हूँ। देखो इसकी लोकेशन क्या है। सोलोमन आइलैंड की जो लोकेशन है ये मेलेनेशिया के अंदर आपको देखने को मिलता है, पपुआ न्यू गिनिया के ईस्टर्न साइड में। ठीक है, यहाँ पर जो सोलोमन आइलैंड है, ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा आइलैंड, यहाँ पर आपको 990 1000 के आसपास छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसी सोलोमन आइलैंड की एक कैपिटल है, वो है होनियारा। होनियारा इसकी कैपिटल है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। इसके अंदर जो आबादी है, मतलब कि जो सोलोमन आइलैंड्स है, ये बेसिकली यहाँ पर जो मेलेनेशियन पीपल है वो 30,000 मतलब साल पुराना आपको ये देखने को मिल जाता है। लगभग बताया गया जो सोलोमन आइलैंड है ये लाया गया था मेलेनेशियन पीपल के थ्रू एटलीस्ट फॉर 30,000 ईयर्स। देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया, आप लोग देख पाओगे वॉल्केनिक आइलैंड्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं।
जो मेलेनेशिया है वो बेसिकली यहाँ पर एक सब रीजन है ओशियानिया का। इसका मतलब क्या है, मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप लोग यहाँ पर इस वाले लोकेशन को देखो। इस वाले लोकेशन में आपको इधर ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, ऊपर पपुआ न्यू गिनिया, देन उसके बाद इंडोनेशिया। पपुआ न्यू गिनिया के ईस्टर्न साइड में आपको ये सोलोमन आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे। जैसा मैंने बोला कि 1000 के आसपास छोटे छोटे आइलैंड्स, 990 आइलैंड्स एग्जैक्टली बताया गया, यहाँ पर वो आइलैंड्स हैं। और इसी आइलैंड की कैपिटल होनियारा है, जिसके पीछे यहाँ पर अमेरिका और साथ ही साथ यूएस दोनों पड़े हुए, मतलब एक ही हो गया, यूएस और चाइना दोनों यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ पे इस वाले पिक्चर को देखो, अभी मैंने एक वर्ड लिया था जिसका नाम था मेलेनेशिया। तो मेलेनेशिया क्या है उसको हम समझते हैं। सबसे पहली बात, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास और न्यूजीलैंड के पास जो ये रीजन है, इसको हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलेशिया के नाम से। उसके बाद यहाँ पर कुछ नेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे तुवालू, कुक आइलैंड, ठीक है, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, समोआ वगैरह जो आइलैंड्स हैं वो सब यहाँ पर हैं। इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशिया। तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही पॉलिनेशिया है, और ऑस्ट्रेलिया पॉलिनेशिया के बीच में आपको मेलेनेशिया देखने को मिलेगा। मेलेनेशिया के अंदर ही पपुआ न्यू गिनिया और उसके साथ साथ सोलोमन आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और मेलेनेशिया से ऊपर आता है माइक्रोनेशिया, ठीक है, जिसमें मार्शल आइलैंड्स, किरीबाती, ये किराबाती, ये सब देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। पलाऊ वगैरह भी आपको माइक्रोनेशिया में देखने को मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सोलोमन आइलैंड आपको मेलेनेशिया वाले रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर देखने को मिल जाता है। अब इस आइलैंड के पीछे विवाद क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो हुआ क्या, रिसेंटली यूएस ने डिसाइड किया कि हम लोग सोलोमन आइलैंड्स के अंदर क्या करेंगे, अपनी एक एम्बेसी को ओपन करेंगे। और उससे पहले भी यहाँ पर चाइना काफ़ी सारे अग्रीमेंट्स सोलोमन आइलैंड्स के साथ में कर चुका है कि हम लोग यहाँ पर अपनी कोई प्रॉब्लम होती है तो अपनी आर्मी वगैरह, अपनी फोर्सेस वगैरह भेज पाएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी फोर्सेस भेज पाएंगे। तो क्या है, कहीं ना कहीं सोलोमन आइलैंड्स का जो एक तरीके से आप कह सकते हो जो बातचीत है ना, वो चाइना के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसी वजह से आज से 2 महीने पहले सोलोमन आइलैंड के पार्लियामेंट के अंदर आग लगा दी गई। आग क्यों लगा दी, लोग काफ़ी गुस्सा हो गए, लोग भड़क गए। लोग इसलिए भड़क गए क्योंकि यहाँ पर सोलोमन के आइलैंड के जो लीडर हैं वो पहुँचे चाइना, शी जिनपिंग के साथ काफ़ी सारा डिस्कशन वगैरह हुआ, ठीक है। चाइना के साथ में काफ़ी सारा डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब एक 7 लाख की आबादी वाला देश, यहाँ पर आप कह सकते हो चाइना उसके ऊपर इतना ज़्यादा जोर डाल रहा है, लोगों को काफ़ी गुस्सा आया। और लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सोलोमन आइलैंड की जो ये मतलब ये जो कंट्री है, इसका जो एक तरीके से कोलैबोरेशन है वो चाइना के साथ लगातार बढ़ रहा है। तो लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे इस चीज़ को लेकर कि हमें चाइना के साथ बिल्कुल भी ऐसी बातचीत नहीं करनी है, चाइना का इन्वॉल्वमेंट हम नहीं बढ़ने देंगे। लोग आज के टाइम पर जागरूक है, लोगों को पता है कि हाँ आखिरकार क्या हो रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर चाइना ये अपना हरकतें दिखाता है, किस प्रकार से कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करके उनको कब्जा रहा है या फिर उनके अंदर काफ़ी सारा एरियाज़ अपने अंडर में कर रहा है। तो ये सब लोगों को पता है, उसके बेसिस पर लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया और वहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसके अंदर आग लगा दिया था। उसके साथ साथ हम देख पाएंगे यूएसए अब एम्बेसी ओपन करने की सोच रहा है। यूएसए सोच रहा है कि यहाँ पर मैं अपनी एम्बेसी ओपन कर लूँ। तो ऐसा क्यों, इस आइलैंड के पीछे क्यों यहाँ पर पड़े हुए हैं? उसके पीछे का रीज़न यह है कि अभी तक इस वाले पर्टिकुलर रीजन के अंदर ना ही चाइना का और ना ही यहाँ पर आप देख पाओगे अमेरिका का कोई ऐसा डोमिनेशन देखने को मिलेगा। तो दोनों कंट्रीज़ मिलकर चाहती हैं कि हमारा डोमिनेशन हो जाए। अब किसी भी कंट्री का अगर मान लो यहाँ पर रूल होता है, सोलोमन आइलैंड के अंदर कोई भी कंट्री पहुँचती है, कोई भी अपना दबदबा बनाती है, तो इससे हम लोग देख पाएंगे कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर वो कंट्री अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा देगी। और ऑब्वियस ही बात है, चाइना को तो इस रीजन में आने से ऑस्ट्रेलिया भी पूरी तरह से मना करता है। ऑस्ट्रेलिया भी इसके अगेंस्ट में, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया और चाइना के जो रिलेशन है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये है सोलोमन आइलैंड की कहानी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। वो एक छोटा सा डेटा था। बाय द वे, लोकेशन आप लोग ज़रूर ध्यान में रख सकते हो, लोकेशन इसकी एग्जैक्टली क्या है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारे पास और क्या है अगले आर्टिकल्स। तो आपने थंबनेल तो देखा होगा ट्विटर किंग के नाम से। तो आज के टाइम पर ट्विटर किंग की काफ़ी चर्चा भी हो रही है। जो टेस्ला के ओनर हैं इलॉन मस्क, अब इलॉन मस्क ने यहाँ पर ऑफ़र किया है ट्विटर को ख़रीदने के लिए। ऑफ़र है $43 बिलियन का। ट्विटर की वैल्यू $37 बिलियन की, तो यहाँ पर उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो वैल्यू ऑफ़र कर दी गई है। ट्विटर को यहाँ पर परचेज़ करना चाह रहे हैं इलॉन मस्क। अब इसके पीछे का रीज़न क्या देखने को मिलता है? देखो, ये कहानी बहुत दिनों पहले से चल रही है। इलॉन मस्क ने बहुत सारे शेयर्स परचेज़ कर लिया। इनफैक्ट इलॉन मस्क की होल्डिंग आज के टाइम पर जो ट्विटर के मेन लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे, उनसे भी ज़्यादा होल्डिंग इलॉन मस्क की आज के टाइम पर ट्विटर के अंदर हो चुकी है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले इसके बारे में कवर करवाया भी था। अब होता क्या है, इलॉन मस्क एक पोल करवाते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर। ऑब्वियस सी बात है, इनका ट्विटर हैंडल बहुत ज़्यादा आप देख पाओगे फेमस है। बहुत सारी फॉलोइंग इनकी आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब फॉलोअर्स बहुत सारे हैं इनके। अब इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने एक पोलिंग करवाई
जैसे पोलिंग करवाते हैं ना येस और नो के अंदर, यहाँ पर कुछ भी एक तरीके से इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, किसी का मतलब ओपिनियन मांगा जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। तो ऐसे यहाँ पर एक पोलिंग हुई थी और उस पोलिंग के अंदर यहाँ पर इन्होंने पूछा कि कितना यहाँ पर फ्री स्पीच हम लोग को ट्विटर पर देखने को मिलता है। तो नो में बहुत ज़्यादा जवाब आए, ठीक है, कि यहाँ ट्विटर जो है फ्री स्पीच नहीं करने देता, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी सारे लोगों के जो अकाउंट्स वगैरह हैं अगर वहाँ पर कुछ बोलते हैं तो उनके बैन कर दिए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उसके बाद ही यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद न्यूज़ ये निकल कर आती है कि इलॉन मस्क ने बहुत सारे शेयर्स परचेज़ कर लिए ट्विटर के। अब यहाँ पर फाइनली यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक ऑफ़र दिया है कि देखो इतने में हम लोग यहाँ पर ट्विटर को परचेज़ कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग देख पाओगे अब ये अपने विजन के हिसाब से चल रहे हैं, बट ये एक ऑफ़र है, अभी कोई भी डील वगैरह हुई नहीं है। तो ये यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन सी है जो कि कल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। बाकी उसके बाद यहाँ पर एक और आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक आपको देखने को मिलेगा आदमी जरगार, इसको आतंकवादी लिस्ट के अंदर डाला गया, टेररिस्ट लिस्ट के अंदर डाला गया अंडर द यूएपीए। अब इसमें से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग अपने एग्जाम से रिलेट कर सकते हैं। यूएपीए क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अभी रिसेंटली आपको पता होगा एक और व्यक्ति को जो है इसके अंदर टेररिस्ट का डेजिग्नेशन दिया गया था, आतंकवादी का डेजिग्नेशन दिया था। तो मैं आपको वैसे समझाता हूँ और बताता हूँ कि किस प्रकार से एक आतंकवादी का डेजिग्नेशन किसी को दिया जा सकता है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को दिया जा सकता है यूएपीए का इस्तेमाल करके, या फिर उसके ऊपर से उस आतंकवादी का टैग हटाया भी जा सकता है। तो डेजिग्नेशन ऑफ टेररिस्ट इन इंडिया, ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पे आप देख पाओगे मुद्दा क्या है। रिसेंटली देखो ये आर्टिकल चर्चा में था कि हमारी होम मिनिस्ट्री ने क्या किया, जो हाफिज़ ताला सईद है, जो कि हाफिज़ मोहम्मद सईद का ही सन है, बेटा है, तो इसको आतंकवादी का डेजिग्नेशन दिया गया, इसको टेररिस्ट का डेजिग्नेशन दिया गया। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि कैसे दिया, तो वो दिया गया था यूएपीए एक्ट के अंडर में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर में। तो डिस्कस करते हैं आखिरकार ये यूएपीए क्या होता है। देखो यहाँ पर नाम से पता चल रहा है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए इस प्रिवेंशन एक्ट को लाया गया था, और उसी के चक्कर में यहाँ पर ये लोगों को अरेस्ट भी करता है। प्लस पहले तो इसके पास पावर्स बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पर इस पर्टिकुलर बॉडी के पास पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं आपको बताऊं, देखो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है इंडिया की इंटीग्रिटी और सोवरिटी को प्रोटेक्शन देना। बेसिकली यूएपीए से पहले एक एक्ट हुआ करता था, टाडा एक्ट, ठीक है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसी के अंदर अपग्रेड किया गया है। इसी के अंदर यहाँ पे अपग्रेड क्या करने के बाद यहाँ पर हम लोग आगे ये यूएपीए के अंदर आगे लेकर आए, यूएपीए को लेकर आए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, देखो जो ये टाडा के ऊपर हमने अपग्रेड किया, फिर उसके बाद टाडा बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर ख़त्म हुआ। उसके बाद जो हमारे पास पोटा एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इसको भी यहाँ पर निरस्त कर दिया गया, रिपील कर दिया गया 2004 में। तो उसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसा प्रॉपर एक्ट नहीं देखने को मिला। लेकिन जो यूएपीए है, यूएपीए को ऑलरेडी हम लोग 1967 में लेकर आ चुके थे। लेकिन क्या होता है, 2004 तक ये जो यूएपीए है इसके पास बहुत कम पावर्स होती हैं। 2004 के अंदर इसी के अंदर एक अमेंडमेंट किया जाता है, एक संशोधन करा जाता है। बदलाव करने के बाद क्या होता है, टेररिस्ट एक्ट को इसके अंदर ऐड कर देते हैं। मतलब कि अभी तक ये छोटे मोटे मुद्दे देखता था, बट यूएपीए के अंदर 2004 में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें टेररिस्ट एक्ट को भी ऐड कर दिया गया। अब टेररिस्ट एक्ट ऐड करने से यूएपीए को पावर्स मिल गई। पावर्स ये थी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई भी आतंकवादी संगठन है, तो उसको यहाँ पर वो टेररिस्ट डेजिग्नेशन दे सकता है। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये आतंकवादी का डेजिग्नेशन दे सकता है। ये सारी पावर्स यूएपीए के पास में आ जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमारी केंद्र सरकार है वो यूएपीए को अमेंड करती है 1967 में। कब? अगस्त 2019 के अंदर। मतलब कि अमेंड, ये जो हमारा 1967 वाला एक्ट है बेसिकली, इसको अगस्त 2019 में फिर से अमेंड किया जाता है। पहले तो 2004 में किया जाता था। 2004 में करने के बाद यहाँ पे जो बेसिकली पावर ये आ गई थी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको आतंकवादी का डेजिग्नेशन दिया जा सकता है। लेकिन आप कह सकते हो क्या हुआ, सेंटर ने फिर से इसके अंदर अमेंडमेंट किया 2019 के अंदर, और इस अमेंडमेंट के माध्यम से क्या किया, कुछ और प्रोविजंस इसके अंदर ऐड कर दिए कि अब किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो हम लोग टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ में जो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक व्यक्ति है, उसको भी यहाँ पर डेजिग्नेशन का जो टेररिस्ट का डेजिग्नेशन है वो दिया जा सकता है। क्लियर हुआ? ये यहाँ पर चीज़ें मेंशन कर दी गई थी। आगे बात करते हैं, अब ये डेजिग्नेशन कैसे होगा, कौन देगा। तो यूएपीए जब 2019 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया गया था, उसके बाद जो पावर्स हैं वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। मतलब हमारी केंद्र सरकार किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को एज अ टेररिस्ट घोषित कर सकती है अगर वो देखती है कि हाँ वो व्यक्ति इस प्रकार की हरकतों के अंदर है और उसका जो एक्ट है वो एक्ट ऑफ टेरर के अंदर आ रहा है। तो
क्लियर हुआ। प्लस कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है तो इंडिविजुअल व्यक्ति को भी यहाँ पर एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेशन कर सकती है हमारी सरकार, ये आपको पता है। ये सारी पावर्स यूएपीए के अंडर में आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उन्होंने आप कह सकते हो वो यहाँ पर जो हमारी केंद्र सरकार है वो बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित कर सकती है। कैसे कर सकती है, क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन होगा ऑफिशियल गैजेट के अंदर, तो उस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये काम होगा आगे, फिर उसका नाम यूएपीए बिल के अंदर ऐड किया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ये कहानी आगे बढ़ेगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है, यह है कि मान लो कोई एक इंडिविजुअल है जिसको यहाँ पर आतंकवादी घोषित कर दिया गया, तो उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर उसके साथ क्या होगा, तो अगर उसको एक डेजिग्नेशन मतलब दे दिया गया है टेररिस्ट का, तो उसके बाद क्या होगा। देखो पहले यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या होता है, आज के टाइम पर यूएन के अंदर जब किसी व्यक्ति को एज अ टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है, डेजिग्नेट कर दिया जाता है, तो उसके ऊपर ट्रैवल बैन्स लगा दिए जाते हैं कि वो इधर से उधर कहीं ट्रैवल नहीं करेगा, उसके जो भी एसेट्स हैं वो यहाँ पर फ्रीज कर लिए जाते हैं। लेकिन यूएपीए के अंदर ऐसा कुछ किया जाता है, ऐसे हमारे पास कोई डिटेलिंग नहीं है। तो मतलब आतंकवादी घोषित तो कर सकते हैं, उसके बाद उसके साथ क्या हो सकता है ये यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ें मेंशन इस एक्ट के अंदर देखने को मिलेंगी नहीं, वो यहाँ पर बताया गया। देन उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आता है, इस टैग को कौन रिमूव कर सकता है, क्योंकि अब ये टैग लगाया तो रिमूव भी करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा, बिल्कुल है। तो यूएपीए यहाँ पर क्या करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर देता है, मतलब हमारी केंद्र सरकार के पास ही पावर है कि वो उसके नाम को रिमूव भी कर सकती है उस लिस्ट से। लेकिन उसके पीछे काफ़ी सारा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर लिस्ट से रिमूव कर लिया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो ये एप्लीकेशन है, मान लो एक व्यक्ति है जिसको यहाँ पर एप्लीकेशन उसने फाइल कर दी है, और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, उसने एप्लीकेशन जब फाइल करी, सरकार ने उसकी रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन, नहीं तुम आतंकवादी जो तुम्हें घोषित किया तुम ऐसे ही रहने वाले हो, ठीक है। तो क्या होगा, उसके पास लगभग जिसने ये एप्लीकेशन फाइल करी थी वो बेसिकली यहाँ पर इस मुद्दे को आगे लेकर जा सकता है ना, आगे अपील कर सकता है इस मुद्दे को ले जाकर। जब इस मुद्दे को आगे ले जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर एक रिव्यू कमेटी को बनाएगी, जिसके अंदर एक चेयरपर्सन होंगे, रिटायर्ड सिटिंग जज होंगे हाई कोर्ट के, और 3 और मेंबर्स होंगे। तो वो सब मिलकर यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे कि हाँ वाकई में इसको हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत सारी पावर्स रिव्यू कमेटी के पास में आ जाती हैं। जब उसके पास मुद्दा आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो रिव्यू कमेटी अगर यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है इसका नाम हटा देना चाहिए, तो वो यहाँ पर रिकमेंड करेगी सरकार को कि हाँ इस शेड्यूल लिस्ट से इसका नाम डिलीट कर दो, और फिर वो सरकार डिलीट कर देती है, ठीक है। मतलब पहले सरकार के पास गया, ठीक है, अब सरकार यहाँ पर उसके एप्लीकेशन को अगर रिजेक्ट कर देती है तो वो आगे यहाँ पर अपना रिव्यू करने के लिए मांग करता है, और उसके एक रिव्यू कमेटी बैठाई जाती है, और रिव्यू कमेटी का अगर डिसीजन आ जाता है कि हाँ सरकार से कह देती है कि बेसिकली इसका नाम डिलीट कर दो, तो वो नाम फिर डिलीट हो जाता है, उसका जो टैग है टेररिस्ट का वो रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये यूएपीए का प्रोसेस है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स, आपको पता होगा ये आर्टिकल काफ़ी चर्चा में था, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे काम का नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर इसके ऊपर कोई जोर इतना दिया नहीं गया। बॉलीवुड एक्टर्स की यहाँ पर शादी हुई है तो वो सब आप देख पाओगे आज के टाइम पर इसके बारे में चर्चा तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बट हमारे काम का नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप देख पाओगे वर्ल्ड सेक्शन पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। अगेन यहाँ पर ज़्यादातर रशिया यूक्रेन के बारे में चर्चा की जा रही है, तो आप लोग इनको स्किप कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बिजनेस पेज पर बता ही दिया, टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने क्या ऑफ़र किया है ट्विटर को। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल और है, सरकार ने अभी यहाँ पर अप्रूव कर दिया है 61 प्रोजेक्ट्स को अंडर द पीएलआई प्लान, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम प्लान है उसी के अंडर में 61 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है फॉर टेक्सटाइल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है पीएलआई के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर फोकस किया जाता है, तो टेक्सटाइल के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर 61 एप्लीकेशंस को लेकर आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि इनके ऊपर फोकस किया जाएगा, इनको पीएलआई के अंदर लाया जाएगा, जिससे क्या होगा ये प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और इसके बदले में सरकार इनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाएगी। ये होता है हमारी पीएलआई स्कीम। तो पीएलआई स्कीम क्या होती है आप लोग यहाँ पर समझ जाना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो सरकार क्या करती है, अगर सरकार को प्रोडक्शन बढ़ाना है कंट्री के अंदर में तो उसके लिए वो पीएलआई स्कीम को लेकर आती है। पीएलआई स्कीम के अंदर क्या होगा, पीएलआई स्कीम के अंदर बेसिकली ये होगा कि सरकार बोलेगी उन इंडस्ट्री से कि आप प्रोडक्शन करो, और प्रोडक्शन जब आप लोग करोगे तो उसके बदले में हम आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवा देंगे। अब इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर इंसेंटिव्स चाहिए, अब इंसेंटिव्स चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा, उससे आप देख पाओगे हमारी ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो हमारा फोकस ये है कि हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाएं और अपनी नीड को पूरी करने के बाद जो है
वो जो सामान जो एक्स्ट्रा बचता है उसको हम लोग एक्सपोर्ट करें और उससे भी हम लोग यहाँ पर पैसा कमाएं और उससे अपनी इकॉनमी को जनरेट करें। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं पीएलआई स्कीम के अंदर। तो पीएलआई स्कीम क्या होती है वही चीज़ें मैंने यहाँ पर समझाई हैं। पीएलआई स्कीम में काफ़ी सारे फायदे आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन स्पेसिफिकली जो टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए हाल ही में हमारी कैबिनेट ने ये पीएलआई स्कीम को अप्रूव किया था, जहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग काम करेंगे 13 सेक्टर के लिए। काफ़ी सारी यहाँ पर पैसा अनाउंस किया गया था, जिसमें से पीएलआई सेक्टर भी था जिसके लिए अलग से कुछ पैसा टेक्सटाइल सेक्टर था जिसके लिए कुछ अलग से पैसा अनाउंस किया गया था। तो बेसिकली यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अंदर बात की जा रही है। जो पीएलआई स्कीम है ये स्कीम बेसिकली अप्रूव कर दी गई है अलग अलग सेक्टर के लिए। ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी पीएलआई स्कीम दी जा रही है ताकि वहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आईटी हार्डवेयर हो गया, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हो गए, वाइट गुड्स हो गए, केमिकल सेल्स, फूड प्रोसेसिंग, इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं आज के टाइम पर ये प्रोडक्शन को लेकर बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर पीएलआई स्कीम को जारी किया जा रहा है। और काफ़ी सारी स्कीम्स को अप्रूव हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसकी मदद से क्या होता है जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। इससे एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी आप लोग देख पाओगे इंक्रीज़ होता हुआ नजर आता है। ये सारे फायदे आपको देखने को मिल जाते हैं पीएलआई स्कीम के। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी। बाकी स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो आज मैंने डिस्कशन काफ़ी छोटा सा ही रखा है, मतलब छोटा सा क्या 50 मिनट का ऑलरेडी हो ही चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे सबसे पहली बात जो 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था सत्याशोधक समाज के बारे में। तो सत्याशोधक समाज ने ऑर्गेनाइज़ किया है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी है, ये बेसिकली है एक एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप लोग इस बारे में ध्यान रख सकते हो। बाकी आपको पता होगा ज्योतिराव फुले जी काफ़ी चर्चा में है, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। उनके फॉलोअर्स के साथ में उन्होंने यहाँ पर सत्याशोधक समाज को ले आया था। ठीक है, अनइक्वालिटी के खिलाफ थे यहाँ पर, जो मतलब जो इनइक्वालिटी वगैरह देखने को मिलती थी, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था, उसके खिलाफ थे। तो उसके खिलाफ इन्होंने काफ़ी काम किया। और तो ये क्या था मैंने आपको बता ही दिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नाउ अब यहाँ पर इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर को करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। आज मैंने मेंस का क्वेश्चन नहीं लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, कल से ले लेंगे। आज वीडियो ऑलरेडी लेट हो चुका था, इस वजह से कोई मेंस का क्वेश्चन मैं ले भी नहीं पाया हूँ। ओके।